लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यूनहाई सिटी के लॉर्ड मोरोंगकोंग ने डोंगफेंग क्लान पर अटैक कर दिया था। डोंगफेंग क्लान के चीफ इन सब के साथ अकेले ही फाइट करते हैं, लेकिन डेविल वॉरियर्स के सामने इनकी पावर्स कम पड़ने लगी थी और तभी हाओफेंग आकर अपने ग्रैंडफादर को इन डेविल वॉरियर से बचा लेता है। हाओफेंग के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देखकर मोरोंगकोंग और डोंगफेंग क्लान का सुप्रीम एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आखिर कहां से आई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाओफेंग अपने फादर से कहता है, ग्रैंडफादर इस वक्त मुसीबत में है, मुझे उनकी हेल्प के लिए जाना होगा। हाओफेंग के फादर उसे एक ट्रेयर देते हैं जिसमें से एक स्वॉर्ड इमोर्टल लेवल का स्वॉर्ड पपेट निकलता है। हाओफेंग इस स्वॉर्ड पपेट को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। हाओफेंग के फादर उससे कहने लगते हैं, अगर तुम डेविल रेस के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हो तो ये स्वॉर्ड पपेट तुम्हारी इसमें हेल्प करेगा। हाओफेंग अपने ब्लड का यूज करते हुए इस स्वॉर्ड पपेट की बॉडी के साथ अलायंस क्रिएट कर लेता है। हाओफेंग के फादर हाओफेंग से कहने लगते हैं, अब ये पपेट वही करेगा जो तुम इसे करने के लिए इंस्ट्रक्ट करोगे। इसके बाद हाओफेंग के फादर उसे एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर एक जेड टैबलेट होता है। हाओफेंग के फादर उससे कहने लगते हैं, इस जेड टैबलेट का यूज करते हुए तुम डेविल रेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन अभी तुम इसे इमोर्टल सेक्ट के स्वॉर्ड इमोर्टल यू यंगजी को दे दोगे। अब इस जेड टैबलेट का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। अपने फादर की ये बात सुनकर हाओफेंग कहने लगता है, डोंगफेंग क्लान की मुसीबतों को खत्म करने के लिए मैं इस टैबलेट का यूज क्यों नहीं कर सकता। हाओफेंग के फादर कहने लगते हैं, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया, पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। हाओफेंग अपने फादर से कहता है, फादर आप फिक्र ना करें, मैं इस जेड टैबलेट को यू यंगजी अंकल को दे दूंगा। हाओफेंग के फादर उससे कहने लगते हैं, तुम्हें अब बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। हाओफेंग अपने फादर से कहने लगता है, फादर अगर मुझे आपकी दोबारा जरूरत हुई तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। हाओफेंग के फादर उससे कहने लगते हैं, अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सॉल्व करना है। अभी हाओफेंग के फादर उससे ये बात कर ही रहे होते हैं कि अंडरग्राउंड पैलेस की दीवारें टूटने लगती हैं और हाओफेंग के फादर हाओफेंग को वो जेड टैबलेट देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमें डोंगफेंग क्लान के अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर का सीन दिखाया जाता है। हाओफेंग उन डेविल से कहने लगता है, तुम मेरे ग्रैंडफादर को हर्ट नहीं कर सकते। जिस पर वो डेविल लड़का हाओफेंग से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान अब मेरे कब्जे में है, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। लेकिन हाओफेंग इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्वॉर्ड पपेट को डेविल लड़के पर अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। वो स्वॉर्ड पपेट हाओफेंग के ऑर्डर को मानते हुए उस डेविल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो डेविल लड़का स्वॉर्ड पपेट की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि स्वॉर्ड पपेट उससे पावर में बहुत ही ज्यादा हाई था। हाओफेंग जल्दी से अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, क्या आप ठीक है। वो डेविल वॉरियर्स कहने लगते हैं, ये स्वॉर्ड पपेट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। हाओफेंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और इन डेविल वॉरियर से कहता है, तुम लोग डोंगफेंग क्लान के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर एंटर करके मेरे ग्रैंडफादर को नुकसान पहुँचाओ, और अब तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। हाओफेंग स्वॉर्ड पपेट को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो। वो स्वॉर्ड पपेट बहुत सारी स्वॉर्ड से उन डेविल्स पर अटैक कर देता है और उन दोनों डेविल्स को मार देता है। मोरोंगकोंग हाओफेंग की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और कहने लगता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो फैंटम स्वॉर्ड्समैन को भी खत्म कर दिया है। वो स्वॉर्ड पपेट अब मोरोंगकोंग और सुप्रीम एल्डर के सामने खड़ा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगता है, तुम लोगों ने डेविल रेस के साथ हाथ मिलाने की गलती कैसे की है, मैं तुम दोनों को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोरोंगकोंग और सुप्रीम एल्डर माफी मांगने लगते हैं कि हम दोबारा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे और मोरोंगकोंग कहने लगता है, डेविल रेस ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है, हम तो डोंगफेंग क्लान पर अटैक नहीं करना चाहते थे। हाओफेंग कहने लगता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी, अगर मेरे फादर तुम लोगों की हेल्प ना करते तो आज तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते थे। और हाओफेंग सुप्रीम एल्डर से पूछने लगता है, आप तो हमेशा डोंगफेंग क्लान की भलाई के लिए ही डिसीजन लेते थे, तो फिर आज आपने डोंगफेंग क्लान पर अटैक करने की गलती कैसे की है। तुम एक बहुत ही बड़े गद्दार हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम इमोर्टल सेक्ट के मेंबर बनने के काबिल हो। हाओफेंग
अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लेता है। हाउ फेंग की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देखकर मोरोंगकोंग और सुप्रीम एल्डर की तो हालत खराब हो जाती है। वो हाउ फेंग से माफी मांगने लगते हैं कि हम दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हाउ फेंग उन्हें इतनी आसानी से माफ कहाँ करने वाला था। हाउ फेंग अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए इन दोनों एल्डर्स पर अटैक कर देता है। इस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। हाउ फेंग इन दोनों से कहने लगता है, आज तो मैंने बस तुम दोनों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की है और तुम दोनों को पावरलेस बना दिया है, लेकिन अगर दोबारा से तुम दोनों ने डोंगफेंग क्लान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोरोंगकोंग अपनी एयरशिप्स को लेकर वहां से जाने लगता है और साथ ही सॉर्ड पपिट भी हाउ फेंग की बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। हाउ फेंग अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। हाउ फेंग के ग्रैंडफादर उससे कहने लगते हैं, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हाउ फेंग अपने ग्रैंडफादर को लेकर काउंसिल चैम्बर के अंदर आ जाता है। शुआ अपने ग्रैंडफादर को जख्मी देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और वो हाउ फेंग से पूछने लगती है कि ग्रैंडफादर को क्या हुआ है, जिस पर हाउ फेंग शुआ को बताने लगता है कि सुप्रीम एल्डर ने मोरोंगकोंग के साथ मिलकर ग्रैंडफादर पर अटैक कर दिया था। हाउ फेंग के ग्रैंडफादर उससे कहने लगते हैं, अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हाउ फेंग अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि मैं एक जरूरी काम से ताइयी इमोर्टल सेक्ट जाने वाला हूँ, मुझे इमोर्टल असेंशन को यू यंग जी को देना है। और वो अपने ग्रैंडफादर को उस इमोर्टल असेंशन को दिखाने लगता है और अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है, मैं ताइयी इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। डेविल रेस का हमारे क्लान पर अटैक करना कोई मामूली बात नहीं है, हो सकता है ये आइंदा फ्यूचर में भी हमारे डोंगफेंग क्लान पर अटैक करे, इसलिए मुझे पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। मैं यू यंग जी अंकल के साथ मिलकर डेविल रेस के अगेंस्ट फाइट करना चाहता हूँ। हाउ फेंग के ग्रैंडफादर उसे ताइयी इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं और उससे कहने लगते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम ताइयी इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ो। और तभी हम देखते हैं इमोर्टल असेंशन से लाइट निकलकर बाहर की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें ताइयी इमोर्टल सेक्ट के पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें नजर आता है यू यंग जी और उसके सामने वो असेंशन टोकन आ जाता है जिसके ऊपर हाउ फेंग का नाम नजर आ रहा था। वहाँ पर ताइयी इमोर्टल सेक्ट का एक इमोर्टल जियांग बाईसोंग भी खड़ा था। वो यू यंग जी से पूछता है कि ये असेंशन टोकन किसका है। यू यंग जी उसे बताने लगता है कि ये हमारे दोस्त मू शेन का मैसेज था। मू शेन चाहता है कि हम डेविल रेस के खिलाफ फाइट करें और मैं मू शेन को अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। मुझे ताइयी इमोर्टल सेक्ट को कुछ देर के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस पर जियांग बाईसोंग यू यंग जी से पूछने लगता है कि तुम ताइयी इमोर्टल सेक्ट को छोड़कर कहाँ जाने वाले हो। यू यंग जी बताने लगता है कि मुझे डोंगफेंग क्लान जाना पड़ेगा। मू शेन के इस मैसेज से ये साबित होता है कि उसे जरूर कोई ऐसा राज पता चला है जिससे डेविल रेस के खिलाफ फाइट की जा सकती है। मैं डोंगफेंग क्लान मू शेन के बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जियांग बाईसोंग यू यंग जी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मू शेन का बेटा इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि आज से 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मू शेन के बारे में कोई भी इत्तला नहीं मिली। जियांग बाईसोंग यू यंग जी से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ डोंगफेंग क्लान आना चाहता हूँ। जियांग बाईसोंग की ये बात सुनकर यू यंग जी कहता है, नहीं, मुझे डोंगफेंग क्लान अकेले ही जाना होगा। इसके बाद यू यंग जी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालते हुए डोंगफेंग क्लान जाने के लिए रेडी हो जाता है। जियांग बाईसोंग यू यंग जी से कहने लगता है, मैं तुम्हारे बाद ताइयी इमोर्टल सेक्ट का ख्याल रखूंगा और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे उसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करना। इसके बाद यू यंग जी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ईस्टर्न आइसलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ फायर लावा नजर आ रहा था। इसके बाद हमें आइसलैंड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है और पैलेस के अंदर हम डेविल रेस के प्रोटेक्टर मोई को देखते हैं। उसके कमांडर उसे बता रहे थे कि आइसलैंड के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मोई अपने डिसाइपल से कहने लगता है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। युनचान कहने लगता है, मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, किसी तरह की भी कोई गलती नहीं होगी। तभी यूजू कहने लगती है, जब से मुशुन को गद्दार साबित किया गया है, इमोर्टल सेक्ट को लगता है कि डेविल रेस शांत हो चुकी है, वो हमें अब खतरा नहीं समझ रहे और उनके गार्ड अब पहले से ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम इमोर्टल्स को हरा कर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। वो तीनों बहुत जोर से हंसने लगते हैं। युनचान कहने लगता है, जब से मुशुन मारा गया
गया है। इमोर्टल सेक्ट के पास अब कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे साथ मुकाबला करने की हिम्मत कर सके, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की एंटर करती है जिसका नाम शैंतु यकीन होता है और ये भी एक डेविल रेस ही थी। मोई यकीन से कहने लगता है, क्या बात है, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? यकीन अपने मास्टर को बताने लगती है कि हमने डोंगफेंग क्लान पर कुछ स्पे भेजे थे और वो मारे गए हैं। युन चन यकीन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। मोई उससे पूछने लगता है, क्या उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं की है और क्या उन्हें इमोर्टल सेक्ट ने मारा है? यकीन कहने लगती है, नहीं, उन्हें हाओफेंग ने मारा है और ये मोशुन का बेटा है। युन चन कहने लगता है, वो तो अभी सिर्फ एक छोटा बच्चा है, वो फैंटम सोर्स मैन को कैसे मार सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यूजू कहने लगती है, मुझे लगता है ये बच्चा इतना मामूली नहीं है जितना इसे हम समझ रहे हैं। इस पर यकीन बताने लगती है कि हाओफेंग के पास वुडन स्पिरिट टाउस बॉडी है और वो अपने मास्टर को एक सीक्रेट मैसेज देती है। मोई वो मैसेज रीड करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यकीन कहने लगती है, मास्टर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों आ गए हैं? मोई उसे बताने लगता है कि मूशन वापस आ गया है और उसके हाथ कोई ऐसा राज लग गया है जिससे वो हमारी डेविल रेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। यकीन अपने मास्टर से कहने लगती है, मेरे ख्याल से हमें हाओफेंग को मार देना चाहिए। जिस पर मोई कहने लगता है, हाँ, उसके पास टॉयज बॉडी है, इसलिए उसे जरूर मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मोई युन चान और यूजू से कहता है कि तुम दोनों यकीन के साथ जाओगे और इस हाओफेंग को जिंदा पकड़कर वापस लाओगे क्योंकि ये हमारे लिए कोई बहुत काम की चीज साबित हो सकता है। वो तीनों अपने मास्टर के इस ऑर्डर पर एग्री करते हैं और हाओफेंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें डोंगफेंग क्लान रेजिडेंस के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू यंगजी अब पहुँच चुका था। वो डोंगफेंग क्लान के चीफ से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। डोंगफेंग क्लान के चीफ उसे ग्रीट करते हैं। हाओफेंग यू यंगजी से कहने लगता है, मैं मोशुन का बेटा हूँ। यू यंगजी अपनी पावर से हाओफेंग की बॉडी को चेक करता है और कहने लगता है, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। हाओफेंग यू यंगजी से पूछने लगता है, अंकल क्या आपको भी लगता है कि मेरे फादर बेगुनाह थे? यू यंगजी उसे बताने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम एक साथ फाइट कर रहे थे जब तुम्हारे फादर ने बहुत सारे डेवल्स को मार दिया था। हमने इस दुनिया को डेवल से प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन इमोर्टल सेक्ट ने तुम्हारे फादर के साथ अच्छा नहीं किया और उन्हें गद्दार कहा। हाओफेंग कहने लगता है, मुझे भी अपने फादर पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद यू यंगजी चीफ से कहने लगता है, मैं हाओफेंग को अपने साथ ताइही इमोर्टल सेक्ट लेकर जा रहा हूँ। चीफ कहने लगते हैं, हाँ तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हाओफेंग तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। हाओफेंग यू यंगजी से कहने लगता है, मेरे सिस्टर शुआई की बॉडी के अंदर कोल्डनेस है जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये अपनी पावर किस तरह से यूज कर सकती है? यू यंगजी हाओफेंग को बताने लगता है कि मैंने यान स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की है तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं शुआई को ठीक कर सकूं, लेकिन फिलहाल हमें ताइही इमोर्टल सेक्ट की तरफ निकलना चाहिए। जिसके बाद हाओफेंग यू यंग के साथ ताइही इमोर्टल सेक्ट की तरफ निकल जाता है। हाओफेंग शुआई और अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मेरे बाद आप दोनों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कुछ ही देर में वो दोनों वॉइड एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर यू यंगजी हाओफेंग से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे फादर ने कोई तुम्हें ऐसा तरीका बताया है जिससे तुम डेविल रेस के साथ फाइट कर सको? हाओफेंग कहने लगता है, हाँ मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि ये बॉक्स मैं सिर्फ आपको ही दूं। यू यंगजी हाओफेंग को बताने लगता है, हम इस बॉक्स को सिर्फ ताइही मैजिक से ही ओपन कर सकते हैं, हम इमोर्टल सेक्ट वापस आने के बाद देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। यू यंगजी को लगता है कि हाओफेंग थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो हाओफेंग से पूछता है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? हाओफेंग कहने लगता है, मुझे डर है ताइही इमोर्टल सेक्ट मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरे फादर की बेगुनाही अभी तक साबित नहीं हुई है, इस वजह से हो सकता है सेक्ट मुझे एक्सेप्ट ना करे। यू यंगजी हाओफेंग से कहने लगता है, 6 साल पहले यूनहाई इमोर्टल सेक्ट ने लोंगियो वैली को सील कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे फादर की बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था। मुझे लगता है यूनहाई सिटी के लॉर्ड ने तुम्हारे फादर पर ये झूठा इल्जाम लगाया है। हाओफेंग यू यंगजे से पूछने लगता है, क्या हम लोंगियो वैली जा सकते हैं ताकि मैं मेरे फादर की बेगुनाही को साबित कर सकूं? यू यंगजे कहने लगता है, हमें सबसे पहले मास्टर ऑफ मैजिक को डिटेक्ट करना होगा, उसकी हेल्प से हम पास को वापस ला सकते हैं। फिलहाल तो तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो क्योंकि तुम्हें बहुत सारे हार्डवर्क की जरूरत है ताकि तुम अपने फादर का नाम रोशन कर सको। वो दोनों फ्लाई करते हुए ताइही इमोर्टल सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि यू
यंगजी को फील होता है कि इनके आसपास कोई और भी है और वो हाओ फेंग को बताने लगता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। इसलिए हाओ फेंग जल्दी से अपनी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन पावर को एक्टिवेट करते हुए उस एरिया का जायजा लेने लगता है और तभी उसे डेविल रेस वाले 3 वॉरियर नजर आते हैं। यकीन कहने लगती है हाओ फेंग अकेला नहीं है, इसके साथ स्वॉर्ड इमॉर्टल यू यंगजी भी है। जिसके बाद वो अपनी पावर से 5 बीस्ट क्रिएट कर लेती है जो हाओ फेंग और यू यंगजी को घेर लेते हैं। यकीन अटैक के लिए बिल्कुल रेडी थी। हाओ फेंग कहने लगता है अंकल ये फ्लैग फॉर्मेशन सेटअप करने वाली है। यकीन फ्लैग फॉर्मेशन सेटअप कर देती है और इसके साथ एक और फॉर्मेशन कंबाइन कर देती है जिसे डेविल इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे ही वो उन दोनों फॉर्मेशंस को कंबाइन कर देती है उन डेविल फ्लैग से बहुत ही खतरनाक बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं जो हाओ फेंग और यू यंगजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यू यंगजी भी अपनी हेवनली यंग बेल पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से इन दोनों के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन चुकी थी और इस शील्ड से निकलने वाली पावर उन सभी बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है और यकीन की फ्लैग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब युन चान भी इन दोनों पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने वेपन्स निकालते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यू यंगजी हाओ फेंग से कहता है तुम इस हेवनली बेल के अंदर ही रहोगे, ये डेविल्स हार्मोनाइजेशन स्टेज पर है, तुम इन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। और यू यंगजी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए युन चान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी सी फायर पावर का यूज करते हुए युन चान के वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देख सकें।